नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संगम वंश के बारे में जानकारी लेंगे। संगम वंश के राजनैतिक, इतिहास, सामाजिक और आर्थिक इन सारे पहलुओं को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है? वह संगम साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, दक्षिण भारत का जब हम प्रारंभिक और क्रमबद्ध इतिहास देखेंगे तो वह संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो होता है तमिल कवियों का संगम। संगम का क्या अर्थ होता है? तमिल कवियों का संघ, परिषद अथवा गोष्ठी, जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। इसके बारे में यदि हम जानकारी के स्रोत देखेंगे तो एक तो स्वयं संगम वंश के साहित्य हैं, इसके अलावा कुछ विदेशी यात्रियों ने भी इसके बारे में वर्णन किया है, जैसे कि स्ट्रैबो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके लेखक जो हैं यूनानी थे और अज्ञात हैं। फिर हमें प्लिनी और टालमी इत्यादि विद्वानों की रचनाओं में भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, दक्षिण भारत में जो है वह वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है? तो अगस्त्य एवं कौंडिन्य ऋषि को दिया जाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता या वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वह अगस्त्य और कौंडिन्य ने किया था। दक्षिण भारत में देखेंगे दोस्तों हम कि कुल तीन संगम आयोजित किए जाते हैं और यह जो है वह पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए जाते हैं। जिसमें हम प्रथम संगम को देखते हैं तो इसका स्थान क्या था? तो पांड्यों की राजधानी जो मदुरई थी वह इसका स्थान था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य थे। यहाँ पर अगस्त हो गया है, इसको देख लीजिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। और इस समय कुल सदस्यों की संख्या जो थी वह 549 थी। ठीक है, इसमें सम्मिलित होने वाले जो लेखक थे वह 4499 थे और संरक्षण एवं समय तो 89 पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण दिया और 4400 वर्षों तक यह चला। देखिए, इसमें आपको जो याद करने वाली चीज है वो यही है कि किनके संरक्षण में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको संकलित ग्रंथ याद है तो बहुत ही अच्छा है, पर एग्जाम में के दृष्टिकोण से आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे या कितने कुल लेखक थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह स्थान होता है, अध्यक्ष होता है और इसके जो है कि संकलित ग्रंथ होते हैं। तो इस समय के संकलित ग्रंथ जो है वह अकट्टियम है, परिपदाल है, मुदुनारई, मुदुकुरुकु तथा कलरी आविरई जो है इस समय के महत्वपूर्ण संकलित ग्रंथ है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे तो इनमें से कोई भी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, द्वितीय संगम दोस्तों जो हुई थी वह हुई थी कपाटपुरम अलयवाई में हुआ था। ठीक है, द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो कपाटपुरम अलयवाई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ने किया था। इसमें 3700 रचनाकारों ने अपने रचनाओं को प्रकाशित करवाने की आज्ञा प्राप्त की और 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में यह हुआ था। इस समय का जो एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ हमें मिलता है तोलकाप्पियर, यही शिष्य है जिसके लेखक अगस्त के शिष्य तोलकाप्पियर है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो तोलकाप्पियर है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकाप्पियर। आप आगे देखिएगा कि तोलकाप्पियर से कई सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि तोलकाप्पियर का लेखक कौन है? तो वह तोलकाप्पियर है और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तृतीय संगम जो है वह दोस्तों फिर पांड्यों की राजधानी मदुरई में हुई और इसकी अध्यक्षता जो है वह नक्कीरर ने की थी। ठीक है, 449 कवियों ने रचनाओं को प्रकाशित करवाने का आज्ञा प्राप्त किया और जो संकलित की गई ग्रंथ उनकी संख्या कितनी थी? 49 थी। इनमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेंदथोकई, कुरुनथोकई, नन्निनई, एन कुरुन्नूर, पदी त्रुप्पट, नुत्रैन बथु, परिपादल, कुथु, वरी, पैरिसई तथा सित्रिसई। तो यह इस समय के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देख लीजिए, हम एक जगह यह देख लेते हैं
कि कितने संगम हुए, इनके अध्यक्ष कौन थे, संरक्षक कौन थे, स्थल क्या था और सदस्य कितने थे। तो दोस्तों प्रथम जो है संगम जो हुआ था उसके अध्यक्ष अगस्त्य थे, इसके संरक्षक पांड्य थे, स्थल मदुरई थी और कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 549 लोगों ने। द्वितीय संगम में अध्यक्षता किसने की, अगस्त्य ने, संरक्षक पांड्य थे और स्थल क्या था, कपाटपुरम और कुल सदस्य 59 थे। और तृतीय की अध्यक्षता किसने की, तो नक्कीरर ने, पांड्य शासक थे और स्थान मदुरई और सदस्य कितने थे, 49 थे। तो देखिए दो जो संगम होता है उसके अध्यक्षता किसने की है, अगस्त्य ने, और लास्ट की किसने की है, नक्कीरर ने। और संरक्षक देखेंगे तो हम तीनों में पांड्य को देखेंगे। स्थल दो जो होता है वह मदुरई में होता है और एक कपाटपुरम में होता है। तो एक शुरू और एक लास्ट वाला मदुरई में और बीच वाला जो है वह कपाटपुरम में होता है। अब देखिए संगम साहित्य में है क्या, तो दोस्तों संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक जोर दिया जाता था। ठीक है, इसमें प्रेम संबंधी मानवीय पहलुओं पर आधारित रचनाओं को अगम, ठीक है, प्रेम संबंधित मानवीय पहलू पर जो आधारित रचना थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको अगम कहा जाता था। और राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाजों संबंधी रचनाओं को क्या कहा जाता था, तो पूरम कहा जाता था। दो शब्द मिले हमें, अगम और पूरम। तो अगम क्या था, तो प्रेम संबंधी और मानवीय पहलू पर जो आधारित रचना थे उनको अगम कहा जाता था, जबकि राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता, रीति रिवाज इत्यादि पे जो होता था वो पूरम कहा जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संगम साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, संगम साहित्य को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पत्थुपात्तु। ठीक है, पत्थुपात्तु यह क्या था, 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह था और इसका जो समय था वह द्वितीय सदी ईस्वी था। इसमें देखिए ये तिरुकुरल का एक तस्वीर है, आगे आपको मिलेगा तिरुकुरल क्या था। ठीक है, तो 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह था और इसका समय क्या था, द्वितीय सदी ईस्वी। इसमें हम देखेंगे कि पांड्य राजा नेंडुजेलियन और चोल राजा करिकाल के विषय में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है, तो पत्थुपात्तु में। अब हम देखते हैं इत्थुथोकई। इत्थुथोकई क्या है, यह 8 कविताओं का संग्रह है और इसमें हमें संगम कालीन राजाओं के नाम एवं तत्कालीन समाज का विवरण मिलता है। फिर हम देखते हैं पादिनेन कीलकंकु। पादिनेन कीलकंकु जो है वह 18 कविताओं का संग्रह है और इसमें तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल, ठीक है, या कुरल उत्कृष्ट रचना है जिसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय सम्मिलित है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन सकता है कि किस ग्रंथ में हमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र जैसे विषयों का समावेश मिलता है, तो वह किस में मिलता है, तो तिरुवल्लुवर में मिलता है। या आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि किस ग्रंथ में चाणक्य के अर्थशास्त्र के कुछ सूत्र हमें मिलते हैं या मिलते जुलते चीज मिलते हैं, तो वो किस में मिलते हैं, तो तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल या कुरल में मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों संगम कालीन कुछ प्रमुख साहित्य। तो संगम कालीन जो प्रमुख साहित्य है, सबसे पहला जो है तोलकाप्पियम जो तोलकाप्पियर का था। फिर देखते हैं तिरुकुरल या कुरल जो तिरुवल्लुवर का है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर है, तिरुकुरल या कुरल का तिरुवल्लुवर है, अहनानुरु का रुद्र शर्मण है, मरुगरुपादय का नक्कीरर है, शिल्पाधिकारम का इलंगो अधिगल है, मणिमेखलई का शीतलई सतनार और जीवक चिंतामणि का तिरुतक्तदेवर रचनाकार हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे इसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शिल्पाधिकारम का एक तस्वीर है। आगे हम देखते हैं दोस्तों संगम कालीन महाकाव्य। देखिए इस समय के जो महाकाव्य है वो भी हमें बहुत अच्छे जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि महाकाव्यों में क्या है कि हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है कि सामग्रियां इसमें प्राप्त करते हैं। तो ये देखते हैं कि दोस्तों इनसे तत्कालीन जल जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला जो ग्रंथ है वह शिल्पाधिकारम का ग्रंथ है।
देखिए शिल्पाधिकारम जो साहित्य है इसकी रचना चेर शासक सेनगुट्टवन जो था उसके भाई इलंगो अरिगल ने की थी। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो सेनगुट्टवन का भाई जो था वो इलंगो अरिगल उसने की थी। इसमें कहानी क्या है? तो इसमें नायक नायिका क्रमशः कोवलन और कर्णगी है तथा एक वेश्या माधवी का भी वर्णन है। ठीक है, और इसे तमिल साहित्य में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों शिल्पाधिकारम की जो कहानी है ना वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही रोचक कहानी है। खैर इसमें हम लोग कहानी नहीं बता सकते हैं क्योंकि काफी समय बीत जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। मणिमेखलई। मणिमेखलई जो है वह इसके जो रचनाकार हैं वह मदुरा के बौद्ध व्यापारी शीतलई सतनार है। माधवी की पुत्री मणिमेखलई के जीवन का साहसिक वर्णन है। ठीक है, जो माधवी है उसके पुत्री जो मणिमेखलई, नायिका का नाम ही मणिमेखलई है, उसके साहसिक जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। और मणिमेखलई के रचनाकार कौन है? तो शीतलई सतनार है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक जो है वह जैन धर्मावलंबी तिरुतक्क देवर है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? जैन धर्मावलंबी तिरुतक्क देवर है। और ऐसा माना जाता है कि जीवक 8 विवाह करता है, इसलिए इसमें 8 विवाहों का वर्णन मिलता है। देखिए आपको एक और इम्पोर्टेंट सवाल मिल गया कि किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ठीक है, तो वह जीवक चिंतामणि है। ये भी देखते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत की जो वैवाहिक परंपरा है वो दक्षिण भारत में हमें किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है? तो वह जीवक चिंतामणि से मिलती है। ठीक है, अब हम ये देख लिए संगमकालीन साहित्य, संगमकालीन साहित्य देख लिए। अब हम देखते हैं संगमकालीन राजनैतिक इतिहास। ठीक है, संगमकालीन राजनैतिक इतिहास में हम ये देखेंगे कि संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो मैप दिया गया है इसमें आप इनकी स्थिति को देख रहे होंगे कि चोल कहाँ पर हैं, पांड्य कहाँ पर हैं और चेर कहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी अवस्थिति भी बताई गई है। तो हम देखते हैं दोस्तों चोल राज्य। चोल जो है यह राज्य पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य में स्थित था। यह चोल मंडलम या कोरो मंडलम के नाम से भी जाना जाता था और इसके जो मुख्य केंद्र थे वह उरयूर था। चोलों का मुख्य केंद्र कौन सा था? उरयूर था और राजकीय चिन्ह जो है वह बाघ था। देखिए यह जो है प्रारंभिक चोल शासक है। ठीक है, यह प्रारंभिक चोल शासक है। आगे हम देखेंगे 9वीं 10वीं शताब्दी में विजयालय के समय एक बार फिर जो है कि चोल उत्कर्ष पे अपने आता है और उसमें बड़े से बड़े शासक हम राजराज प्रथम को देखते हैं, राजेंद्र प्रथम को देखते हैं। यह इसके चोल राज्य का सबसे उत्कर्ष का काल वह होता है। ठीक है, तो यह प्रारंभिक काल है और हम देखते हैं कि शुरुआत में कुछ समय तक ये लोग शासन करते हैं और फिर चोल राज्य जो है वह कहीं इतिहास के गर्त में विलुप्त हो जाता है और फिर हम 9वीं 10वीं शताब्दी में ही इनको देखते हैं। ठीक है, तो प्रमुख शासक जो है उस समय के सबसे पहले एलारा है जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, करिकाल हम देखते हैं कि संगमकालीन चोल शासकों में यह सबसे प्रतापी शासक होता है और इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। इसके प्रमुख कार्यों को यदि देखेंगे हम तो इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार यानी आधुनिक कावेरी पत्तनम की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुहार जो है या कावेरी पत्तनम आगे चलकर हम देखेंगे कि यह बहुत बड़ा बंदरगाह साबित होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो पुहार की स्थापना किसने की थी? तो पुहार की स्थापना करिकाल ने की थी। ठीक है, पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। देखिए ये दक्षिण भारत का शब्द है तो इसीलिए थोड़ी सी शब्द जो है कि बहुत ही कठिन कठिन शब्द होते हैं और आपको समझ नहीं आ सकता है पर आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है।
और इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था कृषि पे। इसने क्या किया कि जंगल की जो भूमि थी उनको साफ करवाया और कृषि योग्य बनवाया और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया तथा सिंचाई के लिए कई तालाब खुदवाए। ठीक है, चोल वैसे भी यदि हम आगे देखेंगे विजयालय, राजेंद्र या राजराज के समय, तो इन लोगों ने कृषि के लिए बहुत ही काम किया और ग्रामीण प्रशासन के लिए भी हम इनके बहुत सारे काम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बीज हमें प्रारंभिक काल में ही दिखाई देते हैं। संगमकालीन चोल शासकों ने तीसरी चौथी शताब्दी तक शासन किया। ठीक है, अब हम देखते हैं चेर राज्य। देखिए संगम काल जो है, संगम साहित्य जो है, इसमें सबसे ज्यादा किसी का उल्लेख मिलता है तो वह उल्लेख मिलता है चेरों का। ठीक है, इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में वर्णित केरल पुत्र जो मिलता है वह इन्हीं के लिए मिलता है और यह राज्य जो है वह आधुनिक कोंकण, मालाबार का तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक विस्तृत था। चेर शासकों का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या था? धनुष था। ये याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चेर शासकों का जो महत्वपूर्ण चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। इनके प्रमुख शासकों को यदि देखें हम तो सबसे पहला शासक जो है वह उदयन जेरल है। उदयन जेरल की उपाधि अधिराज की थी। इससे स्पष्ट होता है कि यह किसी शासक को पराजित किया था और इसका काल जो है वह लगभग 130 ईस्वी था और यह चेर शासकों का प्रथम राजा था। कहा जाता है कि इसने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले जो वीर थे उनको भोजन करवाया था और यह नियमित रूप से जनता में जो है वह भोजन वितरित करवाता था और इसके लिए इसने एक पाकशाला का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा शासक था। इसको सबसे ज्यादा याद किसके लिए किया जाता है? क्योंकि इसने महाभारत के युद्ध में जो भाग लिए वीर थे उनको भोजन करवाया था। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि महाभारत में वीरों ने जो भाग लिया था और उनको जिसने भोजन कराया था वह कौन सा चेर शासक था? तो वह उदयन जेरल था। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेंदु जिरल आदन। इसने अधिराज और इमय वरम्बन की उपाधि धारण की थी। इसका काल जो है वह लगभग 155 ईस्वी है और मालाबार तट पर किसी शत्रु को इसने पराजित किया तथा यवन व्यापारियों को भी बंदी बनाया था। ठीक है, तो यवन व्यापारियों को बंदी किसने बनाया था? तो नेंदु जिरल आदन ने और उनको बंदी बना करके लूटा था। देखिए सेनगुट्टवन इस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और इसकी जो उपनाम था वह लाल चेर था। तो आपसे सवाल ऐसे बन सकता है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा चेर शासक था? तो वह था सेनगुट्टवन। ठीक है, सेनगुट्टवन को हम एक चीज के लिए और याद कर सकते हैं कि इसने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। उस समय देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के जो शासक थे उनके लिए उत्तर भारत में आकर के आक्रमण करना बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, वैसे हम अधिकांश देखते हैं कि दक्षिण भारत से लोग उत्तर भारत में नहीं आते हैं। ठीक है, पर ये चीज हमें मिलता है। ठीक है, इसको एक चीज के लिए जिसके लिए याद किया जाता है वह पत्नी पूजा या कर्णगी पूजा। कर्णगी पूजा इसमें क्या होता है? जो पतिव्रता पत्नी है उनकी पूजा की जाती थी। तो इसने क्या किया? पत्नी पूजा या कर्णगी पूजा की शुरुआत की। फिर अंतिम शासक जो है वह था सई। यह अंतिम चेर शासक था जिसका काल 210 ईस्वी था और इसे हम देखेंगे कि पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने पराजित किया था। ठीक है, तो पांड्य शासक नेंडुजेलियन ने किसे पराजित किया था? सई को। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं कि पांड्य शासकों की स्थिति। तो जो पांड्य शासक थे यह इनका जो क्षेत्र था वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था जिसमें वर्तमान मदुरई तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ भाग सम्मिलित थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी और प्रतीक चिन्ह क्या था? कार्प था। ये कार्प क्या होता है दोस्तों? तो एक प्रकार की मछली होती है। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज ने इनके बारे में वर्णन किया है और मेगास्थनीज ने पांड्य राज के लिए माबर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, माबर शब्द का प्रयोग किया है जिनका मतलब क्या होता है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र था? तो वह माबर था यानी मदुरई। हम देखेंगे दोस्तों पांड्य राज्य के प्रमुख शासक। तो पांड्य राज्य के जो प्रमुख शासक थे वह था नेडियोन। नेडियोन जो है वह प्रथम पांड्य शासक था और इसने अहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया और समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई। तो देखिए नेडियोन को क्यों याद किया जाता है? तो इसने समुद्र पूजा की
प्रारंभ करवाई थी और पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। फिर हम देखते हैं दूसरा शासक जो है वह नेंडू जेलियन 210 ईस्वी और इस समय का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। और नक्कीरत तथा मामुंडी मरुदन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने नेंडुजिलियन पर कविताएं लिखी जो पत्तुपात्र में संकलित है। पत्तुपात्रु या पत्तुपात्र में संकलित है। इसने चेर राजा सेय यानी हाथी की आंख वाला को पराजित कर बंदीगृह में रखा। तो हम लोगों ने पीछे देखा था कि इसने चेर शासक को पराजित किया था। किसको? सैयई को नेंडुजिलियन ने पराजित किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संगम ग्रंथों के अनुसार नेंडुजिलियन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में किसने अपना दूत भेजा था? तो पांड्य शासक नेंडुजिलियन ने भेजा था। देखिए, शिल्पाधिकारम जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसकी रचना इसी के काल में हुई थी और इसने निर्दोष कोवलन को फांसी की सजा दे दी थी। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें हम देखते हैं कि राजा जो है कि यह आदेश सुनाता है और कोवलम को फांसी की सजा देता है। इसके काल में मदुरई सांस्कृतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों का केंद्र थी और नल्लीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने यह देखा इस वीडियो के माध्यम से कि कितने संगम हुए थे, उन संगम के बीच में कितने ग्रंथ रचित किए गए थे, कितने लोगों ने भाग लिया था, कौन कौन शासक ने इसको संरक्षण दिया था। इसके अलावा इनके हम राजनीतिक इतिहास को भी देखें। ठीक है, तो इसके अगले जो वीडियो होगा, अगला जो पार्ट होगा, उस पार्ट में हम इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन तमाम पहलुओं को देखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एनटीए में जो दिया गया है संगम वंश को लेकर के उन सभी का पार्ट यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा आपसे संगम वंश से यदि कहीं से सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है इसके अंदर में ही आने चाहिए। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।